हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म किया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आज आखिरी क्लास होगी और साथ ही साथ मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आज ही शुरू करके आज ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस उसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा और आज हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज आपकी AP, GP, HP तीनों सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्लियर है। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देख लीजिए। कह रहा है द nth टर्म ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 4 + 7 + 15 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सीरीज़ है हमारे पास, एक सीरीज़ है 1 + 2 + 4 + 7 + 15 और इसका हमसे कह रहा है nth टर्म पूछा गया है। nth टर्म मतलब Tn की वैल्यू पूछी गई बेटा, किसकी वैल्यू पूछी गई, Tn की। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करूं तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ज़्यादा आसान रहेगा। कैसे आसान रहेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस सीरीज़ का अगर मैं कहूँ पहला टर्म क्या है, तो पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म क्या है 2 है, तीसरा टर्म क्या है 4 है, चौथा टर्म क्या है 7 है, पांचवा टर्म क्या है 15 है। तो अगर इस सीरीज़ का मुझे अगर पहला टर्म निकालना है, अगर पहला टर्म निकालना है इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, 1 निकालना है, पहला टर्म निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी तो यहाँ ऑप्शन में भी 1 रख के देख लेते हैं। अगर 1 रखने पर 1 आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो आइए n बराबर 1 रखते हैं। जब मैंने n बराबर यहाँ 1 रखा तो 2 की पावर 1 2 होता है, तो 2 में से 1 गया 1। इसी तरह यहाँ n बराबर 1 रखा, सारे ऑप्शन में रख के चेक करेंगे। n बराबर यहाँ 1 रखें तो 1 - 1 0 और यहाँ क्या आ गया 1/2 आ गया। यहाँ पे n बराबर 1 रखें तो 1 - 1 0, यहाँ आ गया 1 और ये तो नन ऑफ दिस सही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे n बराबर 1 रखने पर हमारे ये वाला ऑप्शन तो 1/2 आ गया। भाई n बराबर 1 रखने पर जो पहला टर्म आ रहा है वो 1 आ रहा है, 1 आना चाहिए, तो जबकि 1/2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा या तो पहला ऑप्शन सही या तो तीसरा ऑप्शन सही, लेकिन एक ही क्वेश्चन के दो आंसर तो सही हो नहीं सकते। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, दूसरा टर्म चेक करूंगा। तो इस सीरीज का दूसरा टर्म है 2, तो ये 2 कब आया होगा, जबकि n की वैल्यू मैं 2 रखूंगा। अगर n की वैल्यू मैं यहाँ 2 रख के देखता हूँ, अगर 2 रखने पे 2 आता है तो हम समझ जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। ये 2 रखने 2 की पावर 2 4 होता है, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, यहाँ पे 2 रखें, 2 की पावर 2 4 और यहाँ 2, 4 में से 2 गया 2 और 2 में 1 जोड़ा 3। ठीक है, तो देखिए आप खुद देखिए कि इस सीरीज का जो सेकंड टर्म है, इस सीरीज का जो सेकंड टर्म है वो n बराबर यहाँ पे 2 रखने पे आना चाहिए था 2, जबकि आ रहा है 3, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, नन ऑफ दीज है। बात समझ में आई। ठीक है, अगर आपको और चेक करना है तो यहाँ पे आप देखिए इस सीरीज का जो थर्ड टर्म है वो 4 है, वो थर्ड टर्म 4 का होगा, जबकि n बराबर मैंने 3 रखा होगा। तो आइए यहाँ 3 रख के देख, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 गया 7। क्लियर, यहाँ पे 3 रख के देख लिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में 1 जोड़ा 7। तो आप देख रहे हैं कि इस सीरीज का जो थर्ड टर्म है आना चाहिए था 4, जबकि वहाँ आ रहा है 7। इसका मतलब अभी भी मैं देख रहा हूँ n बराबर 3 रखने पे भी हमारे दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर पक्का क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी करना आपको बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ, बता दिया। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। n बराबर 1 रखने पे पहला टर्म आ जाएगा, n बराबर 2 रखने पे दूसरा टर्म, n बराबर 3 रखने पे तीसरा टर्म, इसी तरीके से एंड सो ऑन। क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी सीरीज में कुछ इस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है, हटा दो इसको, कह रहा है सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब। ठीक है, एक सीरीज हमें दी गई है, वो सीरीज है 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब, और ये सीरीज जारी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये सीरीज इनफाइनाइट तक जारी, तो कह रहा है इस सीरीज का सम क्या होगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए इस सीरीज में लगभग सबके डिनोमिनेटर यहाँ 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का क्यूब है। तो एक आइडिया तो लग रहा है
कि ये सीरीज़ पक्का कुछ जीपी जैसी बन रही है। अगर जीपी जैसी बन रही है तो मैं एक काम करूँगा, ये एक चीज़ें एकदम से नहीं आती, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। तो अभी मैं अब आपको बता दे रहा हूँ तो अब आपके दिमाग में आ जाएंगे, तो अगली बार जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सोच लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाली जो सीरीज़ हमें गिवन थी, इसमें 1/5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं s को 1/5 से मल्टीप्लाई करूँ तो s/5 आएगा। इसी तरह यहाँ 1 है, 1 को 1/5 से करूँगा तो यहाँ 1/5 आएगा। इसको करूँगा 1/5 से तो 4/5 स्क्वायर आएगा, क्लियर है। इसी तरह इसको करूँगा तो क्या आएगा, 7/5 क्यूब आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों सीरीज़ को माइनस कर दूंगा, क्लियर है। कभी कभी माइनस करना पड़ता, कभी कभी प्लस करना पड़ता। मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे पता 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में सब जगह ऊपर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ क्या किया, माइनस किया। कभी कभी ऐड भी करना पड़ता है, कभी कभी सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है, जिससे क्वेश्चन आसान बन जाए, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूँ तो क्या होगा, s माइनस s/5 इज इक्वल टू 1, 4 - 1 3, यहाँ 3/5 आएगा बेटा। यहाँ क्या आएगा, 7 - 4 3, 3/5 स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या आएगा, 10 - 7 3, 3/5 क्यूब आएगा, क्लियर है सबको। और ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो s में से s/5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4s/5 बचेगा, इज इक्वल टू 1 प्लस। अब यहाँ से सीरीज़ देखिए, अगर मैं इस सीरीज़ में से 3/5 कॉमन ले लूँ, अगर 3/5 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 3/1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर, और इसी तरीके से एंड सो ऑन इनफिनिट तक, क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ 4s/5 तो है ही है, इज इक्वल टू 1 प्लस 3/5। अब देखिए यहाँ पे ये जीपी बन रही है, कैसे जीपी बन रही है आप खुद देखिए। 1/5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 स्क्वायर को 1/5 से डिवाइड करेंगे फिर भी 1/5 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर सीरीज है जीपी बन रही है, वो कहाँ तक की सीरीज है, इनफाइनाइट तक की सीरीज है। अगर इनफाइनाइट तक की सीरीज है तो हमने आपको बताया था कि कभी भी कोई सीरीज अनंत तक जाती तो उसका जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है a/1 - r होता है, क्लियर है, ठीक है। तो आप देखिए इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, अपॉन 1 - r की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो 1 प्लस 3/5 तो है ही है, क्लियर। और यहाँ 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 4/5 आएगा, क्या आएगा, 1/4/5 आएगा, क्लियर है सबको, बात समझ में आई। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 3/5 और इंटू ये पलट जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 3/4 का मतलब क्या हो गया, 7/4। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो इसका मतलब 4s/5 यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना क्लियर है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, ये वाली लाइन, ठीक। तो यहाँ पे 4s/5 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7/4 आ गई। इसका मतलब s बराबर क्या आ गया, 7 × 5 = 35, क्लियर, और 4 × 16, तो आंसर क्या आ गया, 35/16। बात समझ में आ रही है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ रही है। मैंने कुछ किया नहीं, जो सीरीज दी थी बस 1/5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, यहाँ पे 3/5 कॉमन ले लिया, उससे सीरीज हमारी जीपी में आ गई। और जीपी में इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम टू इन्फिनिटी ऑफ 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 2/7 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और आपको इसका क्या बताना है, सम बताना है। इनफाइनाइट तक की सीरीज है, इसका सम बताना है, क्लियर है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो हमारी क्या है, 1/7 है प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 2/7 टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, क्लियर है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सब जगह 7 नीचे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1/7 से पूरी सीरीज़ को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब यहाँ 1/7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1/7 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1/7 से कराऊंगा तो क्या आएगा, 2/7 क्यूब इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ 1/7 से कराऊंगा तो क्या आएगा, 1/7
7 टू द पावर 4 आ जाएगा टिल इनफाइनाइट। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर अब मैं यहाँ पे सीरीज़ को घटाऊंगा नहीं, यहाँ पे मैं सीरीज़ को क्या करूँगा, जोड़ूंगा, क्योंकि आप देखिए 2 में 1 जोड़िए 3, 2 में 1 जोड़िए 3, 2 में 1 जोड़िए, तो वही चीज़ मैंने कही थी कि चाहे आप यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि माइनस करना है कि प्लस करना है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या होगा, s प्लस s/7 इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे 2 में 1 जोड़ा 3, 3/7 स्क्वायर, यहाँ पे 3/7 क्यूब, यहाँ पे 3/7 टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। क्लियर है? यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 7s प्लस 7 8s/7, अच्छा यहाँ 1/7 आएगा ना। क्लियर है? ये 1/7 आएगा, 8s/7 अपॉन 1/7 प्लस 3/7 स्क्वायर प्लस 3/7 क्यूब प्लस 3/7 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे सर ना इधर भी सब जगह 7 है, तो मैं इस 7 को क्या कर दे रहा हूँ, कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 3/7 प्लस 3/7 स्क्वायर प्लस 3/7 क्यूब, ऐसा कुछ बचेगा बेटा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 8s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 तो 1 है ये, इसमें से मैं अगर इस सीरीज़ में से यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीरीज़ में से 3/7 कॉमन ले लूँ। क्लियर है? अगर मैं यहाँ 3/7 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। क्लियर है, बात समझ में? यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 8s इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस 3/7, और यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए ये सीरीज़ अब जीपी में आ गई इनफाइनाइट तक, क्योंकि इस सीरीज़ का कॉमन रेशियो क्या है, 1/7, यहाँ भाग देंगे 1/7 आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - 1, तो a है 1 और 1 - 1/7। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस 3/7 इंटू 1 प्लस 3/7 बेटा। क्लियर है? और यहाँ 1 - 1/7 करेंगे, 6/7 आएगा, पलटेगा तो क्या होगा, 7/6 हो जाएगा, कटेगा तो क्या आ गया, 1 + 1/2। क्लियर है? और 1 + 1/2 का मतलब 3/2 होता है ना। तो 8s इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, इसका मतलब s की वैल्यू क्या आ गई, 3/16, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? समझ गए? क्वेश्चन कठिन नहीं था, आसानी था। ठीक है, चलिए अब हम लोग, आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं हरात्मक श्रेणी, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो HP होता है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हरात्मक श्रेणी कहते हैं, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो HP होता है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन या HP की बात करूँ तो HP कुछ होता नहीं, HP बस सीधा AP का उल्टा होता है। ठीक है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज होती है उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, जो HP आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं HP इज नथिंग, HP इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ AP। HP इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ AP। HP कुछ होता नहीं है, बस AP का उल्टा होता है। AP को आप उल्टा कर दीजिए तो हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज आ जाए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज आ जाए। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज AP में है 2, 4, 6, 8, 10। आप देखिए सीरीज AP में है कि नहीं है? क्यों AP में? क्योंकि ये डिफरेंस कितने कितने का है, 2-2 का है। अगर यहाँ सीरीज में डिफरेंस 2-2 का है, इसका मतलब इस सीरीज पक्का किस में, AP में है। क्लियर है? ठीक है, अब बस इस सीरीज का उल्टा कर दीजिए तो इस सीरीज किस में आ जाएगी, HP में। इसका मतलब उल्टा मतलब 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। तो ये जो सीरीज आ चुकी है किस में आ चुकी है, HP में आ चुकी। क्लियर है? तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन अगर आपको HP से, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज आपको HP में दी रहेगी, तो अगर कोई सीरीज HP में दी रहेगी तो पहले उसको AP में कन्वर्ट कर लीजिएगा उल्टा करके, और जब वो AP में कन्वर्ट हो जाएगी तो AP में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, TN का भी फॉर्मूला बताया था। TN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D होता है। L का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, A + n - 1 × D बताया था। क्लियर है? इसी तरह मैंने सम ऑफ टर्म्स का भी फॉर्मूला बताया था, S = n/2, 2A + n - 1 × D, ये सब बताया था ना।
क्लियर है, ठीक है। बस ये सारे फॉर्मूले लगा के हम आंसर निकाल लेंगे और जो भी आंसर हमारा, क्योंकि अब एचपी में सीरीज़ है तो उसको एपी में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो एपी में आएगा। तो जो आंसर आए उसका भी आप उल्टा कर दीजिएगा, तो उल्टा करने के बाद जो आंसर आएगा वो एचपी में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एचपी कुछ होता नहीं, एचपी बस एपी का क्या होता है, उल्टा होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा कर दीजिए तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको। इसको हटा दूँ। बस अगर कॉन्सेप्ट की बात किया तो कॉन्सेप्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन में यही होता है। उसके अलावा मैं यहाँ पे HM आपको निकालना बता दे रहा हूँ, हार्मोनिक मीन निकालना थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2 टर्म्स हैं, मेरे पास 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, कौन कौन से, A और B, ठीक है। 2 टर्म्स A और B हैं, तो जो उनका अरिथमेटिक मीन होगा बेटा वो क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा। क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। दो टर्म अगर हार्मोनिक, दो टर्म अगर a और b AP में है, दो टर्म अगर AP में है, AP में, ये a और b किस में है, अभी AP में है, ठीक है। अगर ये दो टर्म AP में है तो उनका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है a प्लस बी बाई 2। अच्छा, मान लीजिए मैं कहूँ यही दोनों टर्म अगर GP में है तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा, रूट AB होगा। क्लियर है। इसी तरह मान लीजिए मैं कहूँ अगर ये दो टर्म HP में है, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो जो उनका हार्मोनिक मीन होगा वो क्या होगा, 2AB अपॉन A प्लस बी होगा। क्या होगा, 2AB अपॉन A प्लस बी। ये बात ध्यान रखिएगा, दो टर्म AP में है तो उनका अरिथमेटिक मीन होता है A प्लस बी बाई 2। दो टर्म अगर GP में तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट AB। दो टर्म अगर HP में तो उनका हार्मोनिक मीन होता है 2AB अपॉन A प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है। अच्छा, कभी कभी AM GM HM में रिलेशन भी पूछ लेता है। अब वो रिलेशन कैसे निकालेंगे आप खुद देखिएगा। यहाँ पे 2 तो 2 है ही है। अगर यहाँ AB, अगर मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या आएगा, GM स्क्वायर इज इक्वल टू AB होगा। क्लियर है। तो यहाँ AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, GM स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ A प्लस बी है तो A प्लस बी जो है मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2AM लिख सकता हूँ। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि GM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AM इंटू HM हो जाएगा, या GM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट AM इंटू HM। बात समझ में आ रही है। GM स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AM इंटू HM, या GM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट AM HM। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, हार्मोनिक मीन दिया गया है, तो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन दिया और ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया, तो रूट AM इंटू HM कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, GM आ जाएगा। बात समझ में आ रही। तो यही AM GM और HM में रिलेशन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो टर्म A और B AP में तो उनका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा A प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट AB, और हार्मोनिक मीन होगा 2AB अपॉन A प्लस बी। यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो AB इज इक्वल टू GM स्क्वायर यहाँ रख देंगे, और यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू 2M, 2 से 2 कैंसिल, तो GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM है, तो GM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट AM HM आ जाएगा। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर मैं आज हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ जो भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया था वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो आज से सारी सीरीज खत्म हो जाएगी, कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द A टर्म ऑफ द सीरीज 2/11, 1/5, 2/9 एंड सो ऑन। क्लियर है। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक सीरीज है हमारी 2/11, 1/5, 2/9। कह रहा है इसका 8th टर्म निकालना है। 8 टर्म मतलब T8 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, T8 निकालना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पहचान में आना चाहिए कि ये सीरीज़ है किस में। ये सीरीज़ देखिए किस में। देखिए सबसे पहले तो ये 1/5 को 2/11 से या 2/9 को 1/5 से डिवाइड करेंगे तो कभी रेशियो तो सेम आने वाला है नहीं, इसका मतलब ये GP में नहीं है। या 1/5 में से 2/11 माइनस करिए, 2/9 में से 1/5 माइनस करिए, डिफरेंस भी सेम नहीं आने वाला। अगर रेशियो भी सेम नहीं, डिफरेंस भी सेम नहीं, इसका मतलब ना ये सीरीज़ AP में ना ये सीरीज़ HP में। इसका मतलब पक्का ये सीरीज AP में ना GP में, इसका मतलब पक्का ये सीरीज़ किस में, HP में है। ठीक है। अगर ये सीरीज़ HP में, तो अभी भी मैंने कहा था कि HP वाली सीरीज़ को उल्टा कर दीजिए तो AP में आ जाती है। ठीक है। तो अगर मैं AP में सीरीज़ जानना चाहूँ तो AP में क्या होगी, 11/2, 5/1 या 5, 2/9 का उल्टा 9/2। क्लियर है। बात समझ में। इसका मतलब ये सीरीज़ अब किस में आ गई है,
AP में आ गई है। बात समझ गए, क्लियर है। अगर ये सीरीज AP में आ गई तो AP में n पद, हमें AP में 8वां पद निकाल लेते, तो n पदों का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, a + n-1 × d, क्लियर है। लेकिन हमें T8 निकालना है, तो T8 = क्या होगा, a + 7d होगा। अगर a + 7d होगा तो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 11/2 है, +7 × कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए 5 में से 11/2 माइनस कर लीजिए, तो कितना आएगा, -1/2 कॉमन डिफरेंस आएगा। 9/2 में से भी 1/5 माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस -1/2 का आएगा, ठीक है। तो इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, -1/2, क्लियर है। तो 11/2 - 7/2 दैट मीन्स 11 में सार गया 4/2, 4/2 हो गया 2, क्लियर है। तो इस सीरीज का जो 8th टर्म आ गया वो 2 आ गया, लेकिन 2 कब आए, जबकि सीरीज हमारी किस में थी, AP में, लेकिन हमें तो HP में 8वां टर्म चाहिए। तो अगर सीरीज AP में सीरीज का 8वां टर्म 2 आया है तो HP में पक्का क्या होगा, 1/2 होगा। बात समझ में आ रही है, मैंने कहा था उल्टा कर देना आंसर का। तो इसका मतलब HP में जो सीरीज है उसका जो 8वां टर्म होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो बेटा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 1 और 3। दो नंबर दिए गए 1 और 3 और उनका मुझे क्या बताना है, हार्मोनिक मीन बताना। हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य बताना। अगर दो नंबर 1 और 3 आपको दिए गए उनका मुझे हार्मोनिक मीन बताना है, तो अभी मैंने हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बताया था 2ab/a + b, बताया ना। तो 2 तो 2 है ही है, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 3/1 + 3। तो ऊपर तो 3 है और यहाँ पे 2, 3 1 4 हो जाएगा, काटेंगे तो 2 से तो 3/2 आ जाएगा। तो इसका जो हार्मोनिक मीन आएगा वो 3/2 आ जाएगा। क्वेश्चन कंटिन्यू। हाँ, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 3 नंबर हैं 1/8, x और 3/2, और ये तीनों नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। आप खुद बताइए, जब बेटा मैं कहता था कि 3 नंबर अगर AP में है तो ये AM का काम करता था, अरिथमेटिक मीन का, बीच वाला नंबर। अगर ये GP में होते तो ये ज्योमेट्रिक मीन का काम करता था, क्योंकि ये तीनों नंबर HP में, इसका मतलब है किसका काम करेगा, हार्मोनिक मीन का काम करेगा। अगर हार्मोनिक मीन का काम करेगा तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, HM = क्या होता है, 2ab/a + b होता है, क्लियर है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या है, x है, 2 तो 2 है ही है, a की वैल्यू कितनी है 1/8 है, b की वैल्यू कितनी है 3/2 है, अपॉन a + b। a + b करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 + 3/2, क्लियर। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 3/8 आएगा। यहाँ LCM लेंगे तो 8 आएगा, नीचे क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, 2 चौका 4 3 12, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। तो जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 3/13 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 3/13। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा कठिन नहीं था, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ a⁴x = b⁴y = c⁴z and a b c are gp then x y z are in which series। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 3 नंबर हैं a⁴x = b⁴y = c⁴z, ये कह रहा है। और साथ ही साथ कह रहे हैं 3 नंबर हैं a b c जो कि किस में है, GP में है, क्लियर है। तो आपसे कह रहा है a b c GP में, तो x y z किस सीरीज में होंगे, मतलब x y z किस सीरीज में होंगे। इसका मतलब ये कि x y z AP में होगा कि GP में होगा कि HP में होगा, क्लियर है, बात समझे। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसके बराबर में मैंने एक कांस्टेंट मान लूँगा। क्यों मान लूँ, क्योंकि ये मैं यहाँ से a b c की वैल्यू k के टर्म्स में निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे जा देखिएगा। अगर a⁴x बराबर मैं k कर दूं तो किसी कोई दिक्कत तो नहीं, और ये पावर अगर उधर शिफ्ट होगी तो 1 में जाएगी, तो a बराबर क्या आ गया k⁴1/x, क्लियर है। इसी तरह b बराबर अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा k⁴1/y। इसी तरह अगर मैं c = देखूं तो क्या आ जाएगा 1/k, k की पावर k⁴1/z आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ देखिए, अगर ये 3 नंबर GP में, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन का काम करे, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 20 का बराबर क्या होगा AC होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहाँ B की वैल्यू देखिए कितनी k⁴1/y, यहाँ पे रख देते हैं।
k की पावर 1 बाई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है k टू द पावर 1 बाई एक्स और c की वैल्यू कितनी है k टू द पावर 1 बाई z है। क्लियर है? पावर टू द पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे क्या होगा k टू द पावर 2 बाई वाई इज इक्वल टू बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ क्या हो जाएगा k टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों का देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर है? अगर पावर भी सेम होंगी इसका मतलब क्या होगा 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड हो जाएगा। क्लियर है सबको? बात समझे? अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ क्या आएगा, तो एक्स जेड आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा, नीचे आएगा बेटा एक्स जेड, ऊपर क्या आएगा एक्स प्लस जेड आएगा। क्लियर है? तो 2 बाई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड, या मैं y इज इक्वल टू क्या कह सकता हूँ, y इज इक्वल टू कह सकता हूँ, यहाँ पे z लिख लीजिए, y इज इक्वल टू क्या कह सकता हूँ 2xz अपॉन x प्लस जेड। तो आप देखिए ये जो y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस जेड है, ये कैसा फॉर्मूला लिख रहा है, ये HP में है कि नहीं, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। भाई फार्मूला क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस b होता है, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला दिख रहा है, इसका मतलब पक्का XYZ किस में है, HP में है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा कठिन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा AP से है। ये एक आध क्वेश्चन बीच बीच में रह गया था AP में, मैंने सोचा करा ही दूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन AP से है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो AP से कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ एन AP इज P। कोई AP है उसका जो nth टर्म है, मतलब Tn जो है वो कैपिटल P है, और कह रहा है जो सम है, जो n पदों का जो सम है, n पदों का जो योगफल है वो क्या है, कैपिटल S है। क्लियर है? n पदों का जो योगफल है वो क्या है, कैपिटल S है। तो कह रहा है उसका फर्स्ट टर्म बताना है। क्लियर है? आप बताइए कि अगर nth टर्म P है तो आपको पता है कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर है? और अगर n पदों का योगफल S है तो जो Sn का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बताया था। तो यहाँ पे अगर s बाई 2 बराबर n बाई 2, यहाँ पे अगर मैं 2a को ब्रेक कर लूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n बाई 2 a प्लस, यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू में यहाँ क्या रख सकता हूँ, p रख सकता हूँ। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 2s बाई n इज इक्वल टू a प्लस पी। तो मुझे फर्स्ट टर्म बताना था, मतलब a बताना था, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2s बाई n माइनस पी, यही आपका आंसर है। तो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा 2s बाई n माइनस पी हो जाएगा। क्लियर है सबको? बात समझ गए? ठीक, मैंने कुछ किया नहीं, बस p बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दिया, s बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1, 2a को मैंने ब्रेक कर लिया a प्लस a में, इसकी वैल्यू p रख दी, a की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन भी आसान ही है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एन AP 3,7 प्लस 3, एक सीरीज AP में है 3, 7, 11 और इसी तरीके से 147, ये सीरीज AP में है। कह रहा है इसका मिडिल टर्म बताना। मिडिल टर्म मतलब मध्य पद बताना है। ठीक है, अगर मध्य पद बताना है इसका मतलब एक तरह से अरिथमेटिक मीन बताना है, या मिडिल टर्म ही लिख लीजिए। ठीक है, इसका मिडिल टर्म बताना है। तो अगर ये सीरीज AP में और ये सीरीज AP में है भी, क्यों AP में, आप खुद देखिए 3 में 4 जोड़िए 7, 7 में 4 जोड़िए 11, इसका मतलब ये सीरीज AP में कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर है? तो अगर इसका मुझे मिडिल टर्म बताना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 प्लस पहला टर्म उठा लीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है 3, लास्ट टर्म क्या है 147 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 150 अपॉन 2 कितना होता है 75। तो इसका आंसर क्या आ गया 75। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा 75 होगा। आपको अगर ये देखना है तो सेकंड टर्म उठाइए, इधर 7 उठाइए, तो इधर से क्या उठाना पड़ेगा 143। ठीक है,
तो 143 में 7 जोड़ेंगे तब भी 150 है और 150/275 क्लियर है। तो आपने देखा कि मैंने आपको AP, GP, HP में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन कराएं बस उनकी अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली AP, GP, HP में। बस ये जो जितने भी क्वेश्चन कराए गए इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, किताब बुक से जो भी बुक्स आपके पास हो उनसे क्वेश्चन लगा लीजिए। और अगर मान लीजिए कोई डाउट आता है तो उसके लिए हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में पुनीत मैथ्स आप डालेंगे तो वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, क्लियर है, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से भी आपका सल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्लासेस के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए आप घर में पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।